जीत गया पाकिस्तान सीरीज। हो गए आप लोग खुश। डाल ली धमाल आपने 2-1 से वेस्ट इंडीज़ को हराकर। खुश हो गए सब। चलें अब सेलिब्रेशन अगर ख़त्म हो गई हो तो ज़रा थोड़ा सा सीरियस मैटर के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या पाकिस्तान की बैटिंग को खुश होना चाहिए। क्या पाकिस्तान की बैटिंग बैटिंग ने जो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप है उसने वो कमाल और वो जलवे और वो सब कुछ करके दिखा दिया है जिससे हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, एशिया कप जीत जाएंगे, इंडिया को हरा देंगे, बाकी सारी टीमों को हरा देंगे। क्या ऐसा हुआ है? आपको दोस्तों मैं लेकर चलता हूं जो पाकिस्तान की सीरीज, जो लास्ट 4 सीरीज पाकिस्तान ने खेली हैं वहां पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से सीरीज खेली जो पाकिस्तान 4-1 से हार गया। वहां पर आपने स्कोर बनाए 91 ऑल आउट, 135 नो आउट, 105 ऑल आउट, 128 9 विकेट्स। एक मैच ऐसा है जहां पर आपने 201 रन बनाए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? किसी ने पूछा? किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? नई टीम है, साथ देना है, इनको सपोर्ट करें। बाबर आजम, रिजवान, ये नया कप्तान है, इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्यों नहीं हम यंगस्टर्स को सपोर्ट करते? यंगस्टर्स टीम में आते हैं तो हमारे हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर, बात मान ली आपकी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। लेकिन जो स्टैट्स हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो तो सबका चिट्ठा जो है वो खोल कर सामने रख देते हैं। जब जब पाकिस्तान को वेरिएबल कंडीशंस मिलती हैं, बॉल या तो ज़्यादा बाउंस करता है या जैसे लो रहता है, वहाँ पर ये टीम स्ट्रगल करती है या वहाँ पर इनसे रन नहीं हो पाते। यही हमने देखा न्यूजीलैंड में। उसके बाद हम चलते हैं होम सीरीज़, पाकिस्तान की होम सीरीज़, जहाँ पर रोडें बनती हैं। रावलपिंडी की तो रोड आपको याद ही है। वही रोडें हमें नज़र देखने को मिलती हैं इस सीरीज़ में, जिसमें आप 200-200 के जोड़े लगाते हैं और फिर 197 जो है वो आप बनाते हैं और आप खुश हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हम 3-0 से हमने बांग्लादेश को हरा दिया, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्या इतना खुश होने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल से नहीं, क्योंकि वही हमें चीज़ नज़र आती है जो हमें न्यूजीलैंड में नज़र आती है जब आप बांग्लादेश के घर में जाते हैं। वो आपको लिटा लिटा के मारते हैं और ऐसे मारते हैं कि आप पहली जो बारी है उसमें 110 पे आउट होते हैं, फिर 125 होते हैं, आपसे 133 रन नहीं होते। फिर तीसरे मैच में आप शो अप होते हैं, वो मैच जो कि सीरीज डिसाइडर है ही नहीं, वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, वहाँ पर आप 178 बना लेते हैं। पूरी सीरीज में जो बाउंस होता है, जो पेसर्स आपको तंग करते हैं, लेफ्ट आर्मर्स तंजीम आपको तंग करते हैं, बाउंस होता है। हम देखते हैं कि हमारे सलमान अली आगा कैप्टन जो है उनसे पूरा ओवर नहीं खेला जाता और फिर वो आउट होके चले जाते हैं, तंजीम जो ओवर डालते हैं उनको। वेस्ट इंडीज़ में आप चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचेस में आपने बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक मैच में जहां पर आपने 133 रन्स बनाए। वो मैच जहां पर थोड़ा सा बॉल हिल रहा था, थोड़ा सा वेरिएबल था, वहां पर आप सिर्फ 140 भी नहीं बना पाते। अब ये चीज़ें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान की लाइनअप है इसमें शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान को बाबर आजम की। बाबर आजम जिन्होंने अपना स्ट्राइक रेट, जो उनका स्ट्राइक रेट था, उसको बाबर आजम ने पीएसएल में, अगर आप पीएसएल में उनके सीजन्स देखें, क्योंकि उनसे बात ही ये होती है कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर करने की ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि एवरेज तो उनकी बहुत कमाल की है। ऑलमोस्ट हर तीसरे या चौथे मैच में वो 50 करते हैं। सो अगर हम चलें उनके स्ट्राइक रेट पे पीएसएल में, सो 2022 में उनका स्ट्राइक रेट था 124 का। उसके बाद 23 और 24 में उनका स्ट्राइक रेट 145 142 का होता है। जो लास्ट पीएसएल का सीजन है वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 136 का है, जो कि आपके दिग्गज बल्लेबाजों से बेहतर है, जैसे आपके फ़खर हैं या आपके सलमान अली आगा हैं, वो उनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। 136 का जो स्ट्राइक रेट है वो इसलिए कम होता है क्योंकि पहले कुछ मैचेस में वो 0-1 और इस तरह वो आउट हो जाते हैं जल्दी। सो दैट शोज़ कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रही है। और फिर जहाँ पर इनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है वो है
आपको नंबर 3 पे, ये जो एनालिसिस मैंने आपके सामने डाला है नंबर 3 पे, बिकॉज नंबर 3 पे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। आप सैम से ओपन करवाएं, साहबजादा फरहान से ओपन करवाएं, नंबर 3 पे आपको बाबर चाहिए होंगे, बिकॉज जब आप दुबई में खेलेंगे, दुबई, अबू धाबी, वहाँ पर आप खेलेंगे तो पिच आपको स्लो मिलेंगी, लो मिलेंगी, वहाँ पर बॉल ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा, और वहाँ पर आपकी जो ये बैटिंग लाइनअप है, जो आपने कुछ टुल्ले भरे हुए हैं, वो जब हर बॉल को उठाने की कोशिश करेंगे तो लाइन लग जाएगी। वहाँ पर आपको एक एंकरिंग बैट्समैन चाहिए नंबर 3 पे, और अगर वो बैट्समैन जो है वो नंबर 3 पे ऐसी उसकी परफॉर्मेंसेज हों कि उसने 1166 रन्स बनाए हो नंबर 3 पे, 45 की ऑलमोस्ट उनकी एवरेज हो, 127 128 का उनका स्ट्राइक रेट है, 11 उनकी 50s हैं। सो ये आपको क्या दिखाता है कि ग्लोबली ही हैज़ परफॉर्म्ड, ही हैज़ एक्सेलेंट ब्लेंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्कोरिंग रेट, जिसकी वजह से वो नंबर 3 पे बनते हैं। हारिस, आपने एक्सपेरिमेंट किया हारिस के साथ, आपने एक्सपेरिमेंट किया फ़खर के साथ, आपने एक्सपेरिमेंट किया सलमान अली आगा के साथ, आपने एक्सपेरिमेंट किया हसन नवाज़ के साथ। कभी वो चलते हैं, कभी नहीं चलते, कंसिस्टेंसी नहीं है। जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, जिनसे आप जीत के खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं, वो टीमें नहीं हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं। टॉप टीम्स में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। ये टीमें आपको आकर शुरू में आउट करेंगी, पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिर जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन बैटिंग को संभालेगा? हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, उनका देख लेते हैं। सलमान अली आगा का कंपैरिजन बाबर के साथ देख लेते हैं एक नज़र, ताकि जो एक पूरा प्रोजेक्शन आती है कि सलमान अली आगा बैटर एज अ बैटर बेहतर हैं बाबर से, तो सलमान अली आगा जो एज अ कैप्टन 19 मैच इन्होंने खेले हैं, 380 रन्स बनाए हैं, 27 की इनकी एवरेज है और 115 का इनका स्ट्राइक रेट है। 115। बाबर का क्या है? 129। और हमने आपको दिखाया कि पीएसएल में ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज स्ट्राइक रेट। नंबर 3 पे उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 129 130 का है और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान को बाबर आजम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बाबर आजम को खिलाना चाहिए। अगर पाकिस्तान बाबर आजम को खिलाता है तो उसमें आपको नज़र आता है कि ही इज़ अ कंसिस्टेंट रन गेटर, आपको वो चाहिए। आपको उनका इम्प्रूव्ड स्ट्राइक रेट पीएसएल में नज़र आता है। एज अ एंकरिंग रोल ही कैन ब्रिंग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इन द बैटिंग लाइनअप, जहां पर आपके दिग्गज बल्लेबाज जो कि हसन नवाज़ हैं वो आकर अपनी शॉटें खेल सकते हैं। आखिरी के 3 से 4 ओवरों में आके वो धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, इनको फ्री हैंड मिलेगा कि ये आखिर में आकर जो है वो स्ट्राइक रेट को और बेहतर कर सकें। और बाबर से क्या एक्सपेक्टेशन है कि बाबर अपने स्ट्राइक रेट पे और काम करें, अपनी कंसिस्टेंसी पे और काम करें, ताकि वो इस टीम में शामिल हो। बिकॉज फ़खर अगर हैं या नहीं हैं डज नॉट मैटर, बाबर शुड ऑलवेज बी इन दिस टीम। बिकॉज हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि फ़खर इंजर्ड हैं, फ़खर की इंजरी हो गई है, तो वो अब उनको 2 या 2.5 हफ्ते लगेंगे रिहेबिलिटेट होने के लिए और ठीक होने के लिए, जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी उनको हुई है। तो इसकी वजह से बाबर को टीम में डाल लिया जाए। अरे नहीं भाई, बाबर की जगह वैसे ही बनती है। बिकॉज अगर आप बाबर को डालेंगे तो वहाँ पर आप फिर रोटेट कर सकते हैं बाबर को, या 3 पे खिला सकते हैं या 4 पे खिला सकते हैं, डिपेंडिंग कि सिचुएशन क्या है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये जो मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा, आप बताइएगा कि आपको ये क्या, आपके ख्याल से ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? क्या रीज़न्स हो सकती हैं आपके ख्याल से कि बाबर को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।